क्लासेस में स्वागत है। दोस्तों, ये जीएस पॉइंटर घटना चक्र का ये 7वां लेक्चर है और इसमें हम लोग देखेंगे भारत के भूगोल में प्राकृतिक वनस्पति तथा सिंचाई एवं नहरें। इनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन अब तक के अपकम जो भी एग्जाम हुए हैं उसमें जितने भी क्वेश्चन अब तक पूछे गए हैं उन सारे क्वेश्चनों को एज ए वन लाइनर के रूप में देखेंगे। और ये क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है और वीडियो बहुत ही छोटा है, प्राकृतिक वनस्पति और सिंचाई एवं नहरों से रिलेटेड। तो इसमें जितने भी क्वेश्चन अब तक के इन टॉपिक से बने हुए हैं उन सारे क्वेश्चनों को एज ए वन लाइनर के रूप में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और अपने मित्रों के साथ शेयर जरूर करिएगा और यदि चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो देखते हैं प्राकृतिक वनस्पति में जो पहला पॉइंट है वो कह रहा है कि भोजपत्र वृक्ष मिलता है। तो भोजपत्र जो वृक्ष है वो दोस्तों हिमालय में मिलता है। तो ये पूछा गया क्वेश्चन है। तो भोजपत्र वृक्ष कहाँ मिलता है? हिमालय में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कत्था बनाने हेतु जिस पेड़ की लकड़ी का प्रयोग होता है वह कौन सा पेड़ है? तो दोस्तों कत्था जो बनाया जाता है वो खैर पेड़ की लकड़ी से तैयार किया जाता है। तो खैर पेड़ की लकड़ी का प्रयोग करके कत्था का निर्माण किया जाता है। और ये जितने भी दोस्तों पॉइंट आप लोग देख रहे हैं ये सारे पॉइंट पूछे गए पॉइंट हैं। तो और अगला पॉइंट कह लीजिए या क्वेश्चन कह लीजिए कि कह रहा वह वन जो भारत के सर्वाधिक बृहद क्षेत्र में पाया जाता है, यानी वह वन कौन सा है जो भारत के सबसे अधिक बृहद क्षेत्रों में पाया जाता है? वह वन है दोस्तों उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन। उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती जो वन है वो भारत के सर्वाधिक बृहद क्षेत्रों में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सागौन तथा साल जो उत्पाद हैं ये किसके उत्पाद हैं? तो सागौन तथा साल जो उत्पाद हैं ये उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन के उदाहरण हैं। उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन के जो उदाहरण हैं ये दोस्तों सागौन तथा साल के उत्पाद हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पश्चिमी हिमालय की शीतोष्ण पेटी में एक वृक्ष का जो बाहुल्य है वह कौन सा है? तो वह बाहुल्य है देवदार। देवदार जो वृक्ष है ये पश्चिमी हिमालय की शीतोष्ण पेटी में ये वृक्ष पाए जाते हैं, देवदार। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वह राज्य जहां सिनकोना वृक्ष नहीं उगता है, यानी वह राज्य ऐसा कौन सा है जहां सिनकोना वृक्ष नहीं उगता है? तो ये दोस्तों है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में सिनकोना वृक्ष नहीं उगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जंगल की आग कहा जाता है। तो किसको यानी किस पेड़ को जो है जंगल की आग कहा जाता है? तो ये कहा जाता है ब्यूटिया और मोनोस्पर्मा को। ब्यूटिया मोनोस्पर्मा को जंगल की आग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में सागौन का जो वन है वो पाया जाता है। तो भारत में सागौन का जो वन पाया जाता है ये दोस्तों मध्य प्रदेश में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? मध्य प्रदेश में। भारत के मध्य प्रदेश में सागौन का वन पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वह पौधे जिसमें फूल नहीं होते हैं, यानी वह पौधा कौन सा है जिसमें फूल नहीं होते हैं? तो ये दोस्तों है फर्न। फर्न एक ऐसा पौधा है जिसमें फूल नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं जो कि अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पश्चिमी हिमालय में उच्च पर्वतीय वनस्पति 3000 मीटर की ऊंचाई तक ही उपलब्ध होती है, जबकि पूर्वी हिमालय की अगर बात करें तो वह 4000 मीटर की ऊंचाई तक उपलब्ध होती है। एक ही पर्वत श्रृंखला में इस विविधता का कारण क्या है? यानी एक जगह 3000 मीटर की ऊंचाई तक जो है वनस्पति पाई जाती है, जबकि पूर्वी हिमालय की बात करें तो 4000 मीटर की ऊंचाई तक जो है वनस्पति पाई जाती है। तो इस विविधता का कारण क्या है? तो इसका दोस्तों कारण है कि पूर्वी हिमालय का जो भूमध्य रेखा और समुद्र तट से पश्चिमी हिमालय की अपेक्षा अधिक निकट होता है। अर्थात पूर्वी हिमालय का जो भूमध्य रेखा है और समुद्र तट से अगर देखा जाए पश्चिमी हिमालय की अपेक्षा अधिक निकट होने के कारण ये विविधता दिखाई देती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एंटीलोपो ऑरिक्स और चीरू के बीच क्या अंतर है? तो एंटीलोपो ऑरिक्स और चीरू के बीच जो अंतर का कारण है वो है ऑरिक्स गर्म और शुष्क क्षेत्रों में रहने के लिए अनुकूलित है, जबकि चीरू की अगर बात करें तो चीरू ठंडे उच्च पर्वतीय घास के मैदान और अर्ध मरुस्थलीय क्षेत्रों में रहने के लिए जो है रहने के कारण इन दोनों में जो भिन्नता दिखाई देती है। और दोस्तों जो अगला क्वेश्चन है वो है सही सुमेलन पर आधारित है। यहाँ से दोस्तों क्वेश्चन आपके वन लाइनर भी पूछे जा सकते हैं और पूछे भी जाते हैं। एक तरफ नगर दिया है, एक तरफ भूकंप
मंडल दिया हुआ है। जैसे सागवन जो है ये मध्य भारत में पाए जाते हैं। देवदार के जो वृक्ष हैं ये हिमालय के उच्च क्षेत्रों में पाए जाते हैं। वहीं बात करें सुंदरी वनों की तो ये सुंदरवन में पाए जाते हैं। और सिनकोना की अगर बात करें तो ये हिमालय की तराई बेल्ट में सिनकोना वृक्ष पाए जाते हैं। यहाँ से दोस्तों क्वेश्चन आपके वन लाइनर ऐसे बन सकते हैं कि सुंदरवन के जो सुंदरी वृक्ष हैं ये कहाँ पाए जाते हैं, तो सुंदरवन में पाए जाते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जो सुंदरी का वृक्ष पाया जाता है ये कहाँ पर पाया जाता है, तो ये दोस्तों पाया जाता है पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में सुंदरी जो है वृक्ष पाए जाते हैं जो कि सुंदरवन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ये कह रहा है सही सुमेलित करना है। एक तरफ सूची फर्स्ट दिया है जिसमें वन के प्रकार दिए हुए हैं और एक तरफ दिया है सूची सेकंड जिसमें प्रदेश दिया हुआ है। जैसे ये क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है एज ए वन लाइनर के रूप में भी और मैचिंग में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। इसमें कह रहा है कि उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती जो वन है ये किन प्रदेशों में पाए जाते हैं, तो तराई प्रदेशों में पाए जाते हैं। वहीं दूसरा जो कह रहा है कि उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन की अगर बात करें तो ये दोस्तों मध्य गंगा मैदान में पाए जाते हैं। अल्पाइन के जो वन हैं या वृक्ष हैं ये अरुणाचल प्रदेश के हिमालयी भाग क्षेत्रों में पाए जाते हैं। और वहीं उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन की अगर बात करें तो ये सह्याद्री क्षेत्रों में या प्रदेशों में पाए जाते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि लंबी जड़ों और नुकीले कांटों अथवा शूल युक्त झाड़ियों और लघु वृक्षों वाले आरक्षित अवरुद्ध वन सामान्य रूप से पाए जाते हैं। तो लंबी जड़ों और नुकीले कांटों अथवा शूल युक्त झाड़ियों और लघु वृक्षों वाले जो आरक्षित अवरुद्ध वन हैं वह सामान्य रूप से पश्चिमी आंध्र प्रदेश में पाए जाते हैं। पश्चिमी आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वह वृक्ष जो समुद्र तल में सर्वाधिक ऊंचाई पर पाया जाता है कौन सा है, तो वह वृक्ष है दोस्तों देवदार, जो कि समुद्र तल में सर्वाधिक ऊंचाई पर पाया जाने वाला वृक्ष है देवदार। वहीं बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वह राज्य जिसके वनों का वर्गीकरण अर्ध उष्ण कटिबंधीय के रूप में किया जाता है तो वह राज्य है दोस्तों मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश राज्य में जो वनों का वर्गीकरण है वो अर्ध उष्ण कटिबंधीय के रूप में किया गया है। वहीं अगला जो क्वेश्चन है कह रहा महोगनी वृक्ष का जो मूल स्थान है वो क्या है, तो महोगनी वृक्ष का जो मूल स्थान है ये दोस्तों है उत्तरी एवं दक्षिणी अमेरिका के उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में ये महोगनी वृक्ष पाए जाते हैं। यही जो है इनका मूल स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सामाजिक वानिकी में प्रयुक्त बहुउद्देशीय वृक्ष का एक उदाहरण है, तो सामाजिक वानिकी में प्रयुक्त बहुउद्देशीय वृक्ष का जो उदाहरण है ये दोस्तों है खीजरी वृक्ष है। और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है लीसा प्राप्त होता है, तो ये लीसा दोस्तों जो प्राप्त होता है ये प्राप्त होता है चीड़ के वृक्षों से। लीसा किससे प्राप्त होता है, चीड़ के वृक्षों से प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन भी जो है मैचिंग पर आधारित है। मैचिंग वाले दोस्तों जितने भी क्वेश्चन हैं वो एज ए वन लाइनर के रूप में भी पूछे जाते हैं। सूची फर्स्ट में दिया है कच्छ वनस्पतियां, सूची सेकंड में दिया हुआ है राज्य। जैसे अचरा रत्नागिरी जो वनस्पति है ये कहाँ पाई जाती है, महाराष्ट्र राज्य में पाई जाती है। कुड़ापुर जो वनस्पति है कर्नाटक में पाई जाती है। पिचवरम जो वनस्पति है ये दोस्तों तमिलनाडु में पाई जाती है। और बेम्बानार जो वनस्पति है ये कहाँ पाई जाती है, आपके केरल में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि केरल के कच्छ वनस्पतियां पाई जाती हैं, तो केरल की जो कच्छ वनस्पतियां जो पाई जाती हैं ये दोस्तों बेम्बनाड कुन्नूर में पाई जाती हैं। बेम्बनाड कुन्नूर में ये केरल की जो कच्छ वनस्पतियां हैं ये पाई जाती हैं। अब वहीं देखते हैं दोस्तों सिंचाई एवं नहरों, तो सिंचाई एवं नहरें से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन अब तक पूछे गए हैं उन सारे क्वेश्चनों को हम लोग डिस्कस करेंगे। इसमें पहला क्वेश्चन जो पूछा गया है वो कथन और कारण पर पूछा गया है। कथन ये कह रहा है कि प्रायद्वीपीय भारत में सिंचाई का एक प्रमुख साधन तालाब है, तो ये सही है। जो प्रायद्वीपीय भारत है उसमें सिंचाई का जो प्रमुख साधन है वो क्या है, तालाब है। और कथन आर कह रहा है कि प्रायद्वीपीय क्षेत्र की जो अधिकांश नदियां हैं वो दोस्तों मौसमी हैं, तो ये भी सही है। प्रायद्वीपीय क्षेत्र की अधिकांश नदियां मौसमी हैं, प्रायः वर्षा में भर जाती हैं और जो है गर्मी में सूख जाती हैं। तो यहाँ पर कथन ए और कथन आर दोनों ही सही है और आर ए की सही व्याख्या भी कर रहा है।
वहीं अगला जो क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि भारत के संदर्भ में सही कथन क्या है। भारत के संदर्भ में सही कथन है कि देश में सिंचाई का जो प्रमुख स्रोत है वो दोस्तों क्या है, नलकूप है। अर्थात सबसे ज्यादा जो सिंचाई भारत में होती है वो नलकूप के माध्यम से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में सिंचाई के अंतर्गत सर्वाधिक जो क्षेत्र वाला राज्य है वो कौन सा है। तो भारत में सिंचाई के अंतर्गत जो सर्वाधिक क्षेत्र वाला राज्य है ये दोस्तों है पंजाब। पंजाब राज्य में लगभग में 98.7% सबसे ज्यादा सिंचाई की जाती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि सूक्ष्म सिंचाई की पद्धति के संदर्भ में कथन सही है। सूक्ष्म सिंचाई क्या होती है? ये मृदा से उर्वरक या पोषक हानि की जो है हानि कम की जा सकती है इससे, और इससे कुछ जो कृषि क्षेत्रों में भौम जल स्तर को जो है कम होने से रोका जा सकता है। यानी भूमि का जो जल स्तर है उसको कम होने से रोका जा सकता है, किसके माध्यम से? सूक्ष्म सिंचाई के माध्यम से। वहीं नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया वो ये है कि जीवन रक्षक अथवा बचाव सिंचाई इंगित करती है। तो जीवन रक्षक अथवा बचाव सिंचाई जो इंगित करती है ये इंगित करती है PWP सिंचाई। PWP सिंचाई के माध्यम से जीवन रक्षक अथवा बचाव सिंचाई इंगित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि गत 25 वर्षों में नलकूप सिंचाई का जो सर्वाधिक शानदार विकास हुआ है वो कहाँ पर हुआ है। तो गत 25 वर्षों में यदि देखा जाए तो नलकूप द्वारा जो सिंचाई का सबसे अधिक शानदार विकास हुआ है वो सरयू पार मैदान में हुआ है। सरयू पार मैदान। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का वह राज्य जिसमें सर्वाधिक सिंचाई नलकूप से होती है। तो भारत का वह राज्य है उत्तर प्रदेश, जहां पर सबसे ज्यादा नलकूप के द्वारा सिंचाई की जाती है। और अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के राज्यों का सिंचाई के लिए उपलब्ध भूतल जल संसाधनों की दृष्टि से और वही क्रम में जो सही अनुक्रम है वो क्या है। तो ये दोस्तों है सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश, फिर है महाराष्ट्र, फिर है पश्चिम बंगाल, उसके बाद है असम। यानी भारत के राज्यों का जो सिंचाई के लिए उपलब्ध भूतल जल संसाधन की दृष्टि से और वही क्रम में तो सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, फिर पश्चिम बंगाल, फिर उसके बाद असम। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में माला नहर तंत्र को जो प्रसारित किया था वो किसके द्वारा किया गया था। तो भारत में माला नहर तंत्र को प्रसारित किया था दिनसा जे दस्तूर ने। दिनसा जे दस्तूर के द्वारा भारत में माला नहर तंत्र को प्रसारित किया गया था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत की सिंचाई क्षमता का सर्वाधिक जो भाग पूरा होता है ये दोस्तों पूरा होता है लघु एवं बृहद परियोजनाओं से। लघु एवं बृहद परियोजनाओं के माध्यम से भारत की सिंचाई क्षमता का सर्वाधिक भाग पूरा किया जाता है। और अगला क्वेश्चन कह रहा है कि फरक्का नहर की जल वहन क्षमता कितनी है। तो फरक्का नहर की जल वहन क्षमता दोस्तों 40,000 क्यूसेक है। 40,000 क्यूसेक। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मंगलम सिंचाई परियोजना है ये कहाँ की है। तो ये दोस्तों केरल राज्य की है। मंगलम सिंचाई परियोजना ये केरल राज्य की महत्वपूर्ण परियोजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सारण सिंचाई नहर निकलती है। तो सारण सिंचाई नहर ये निकलती है गंडक से निकलती है। कहाँ से निकलती है? गंडक से निकलती है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इंदिरा गांधी नहर का उद्गम जो स्थल है वो कौन सा है। तो इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल हरके बैराज है। दोस्तों ये जितने भी क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं एज ए पॉइंट वाइज ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, बार बार रिपीट किए गए हैं विभिन्न परीक्षाओं में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जो हरके बैराज है, हरके बैराज अर्थात इसका जो नाम है इंदिरा गांधी नहर का प्रमुख जल स्रोत जिन नदियों के संगम पर है वो नदियां कौन सी हैं। तो वो नदी है दोस्तों ब्यास और सतलज। ब्यास और सतलज नदियों के संगम पर हरकी बैराज बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है राजस्थान अर्थात इंदिरा नहर निकलती है। तो राजस्थान से जो इंदिरा नहर निकलती है ये निकलती है सतलज से। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इंदिरा गांधी नहर का निर्माण कार्य वर्ष 1958 से प्रारंभ हुआ और इसका जो उद्गम है ये सतलज नदी पर हरके बैराज, हरके बांध से जो है इसका उद्गम होता है। वहीं नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इंदिरा गांधी नहर जल प्राप्त करती है। तो इंदिरा गांधी नहर जो है ये जल प्राप्त करती है ब्यास नदी से, रावी नदी से तथा सतलज नदी से। यानी इन तीनों नदियों से इंदिरा गांधी नहर जल प्राप्त करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ब्यास नदी के पोंग बांध के जल का उपयोग करती है। तो ब्यास नदी के पोंग बांध के जल का जो उपयोग किया जाता है वो इंदिरा गांधी नहर परियोजना में किया जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में विश्व की सबसे पुरानी व विकसित नहर व्यवस्था कौन सी है। तो भारत में विश्व की सबसे पुरानी व विकसित नहर जो व्यवस्था है वो दोस्तों है गंगा नहर।
अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गंग नहर जो सबसे पुरानी नहरों में से एक है का निर्माण गंग सिंह जी ने करवाया था। तो ये कब करवाया था? ये करवाया था 1927 में। 1927 में गंग सिंह के द्वारा गंग नहर का निर्माण करवाया गया था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि शारदा नहर समादेश जो विकास परियोजना के मुख्य लक्ष्य हैं वो क्या हैं? तो शारदा नहर समादेश विकास परियोजना का जो मुख्य लक्ष्य है वो है कृषि उत्पादन बढ़ाना, दूसरा बहुफसली खेती द्वारा भूमि उपयोग के प्रारूप को बदलना, और अगला है कि भू प्रबंधन में सुधार करना। तो ये दोस्तों इसके मुख्य लक्ष्य हैं शारदा सहायक समादेश विकास परियोजना के। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निचली गंगा नहर का जो उद्गम स्थल है वो कौन सा है? तो निचली गंगा नहर का जो उद्गम स्थल है ये दोस्तों है नरौरा। नरौरा जो कि बुलंदशहर में पड़ता है उत्तर प्रदेश में, और ये गंगा नदी पर बनाया गया है नरौरा जो है परियोजना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, कह रहा है हरियाली। हरियाली एक नई योजना है और ये योजना है जल संग्रहण से संबंधित है। विकास योजना एवं वृक्षारोपण के लिए ये हरियाली योजना चलाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एकीकृत जल संभर विकास कार्यक्रम को कार्यान्वित करने के लाभ क्या हैं? तो एकीकृत जल संभर विकास कार्यक्रम को कार्यान्वित करने के निम्न लाभ हैं। पहला लाभ यह है कि मृदा के बह जाने की रोकथाम, दूसरा है कि वर्षा जल संग्रहण तथा भौम जल स्तर का पुनर्भरण हो, और तीसरा है कि प्राकृतिक वनस्पतियों का पुनर्जनन हो। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जो कि कह रहा है कि सही सुमेलन करना है। सही सुमेलन दिया हुआ है, एक तरफ दिया है कार्यक्रम परियोजना और दूसरी तरफ दिया है मंत्रालय। जैसे सूखा प्रवाण क्षेत्र जो कार्यक्रम है ये दोस्तों भूमि संसाधन विभाग से संबंधित है। दूसरा है मरुस्थल विकास कार्यक्रम, ये संबंधित है ग्रामीण विकास मंत्रालय से। और तीसरा है कि वर्षा पूरित क्षेत्रों हेतु जो राष्ट्रीय जल संभर विकास परियोजना है ये कृषि एवं सहकारिता विभाग से संबंधित है। ये दोस्तों वन लाइनर में भी पूछे जा सकते हैं। मैं बार बार कह रहा हूँ कि जितने भी जो मैचिंग वाले क्वेश्चन हैं, सुमेलित वाले क्वेश्चन हैं, ये एज ए वन लाइनर में भी पूछे जा सकते हैं। और अगला क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि ड्रप्स अर्थात ड्रिप जो सिंचाई पद्धति का प्रयोग करने के क्या लाभ हैं? तो जो ड्रॉप के माध्यम से या ड्रिप के माध्यम से जो सिंचाई की जाती है इससे खरपतवार में कमी होती है और मृदा अपरदन में कमी आती है। दो लाभ इससे बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। और दोस्तों एक बहुत ही महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन है कि जिन लोगों ने एनसीईआरटी सार संग्रह वन लाइनर न देखा हो तो पूरी बुक कंप्लीट है। हर टॉपिक की अलग अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है और हर चैप्टर अलग अलग जो है लेक्चर हैं। तो वन लाइनर पूरी बुक कंप्लीट है। जो लोग देखना चाहें प्लेलिस्ट पे जा करके एनसीईआरटी सार संग्रह वन लाइनर देख सकते हैं। साथ ही साथ घटना चक्र, चाहे वो भारत का भूगोल हो, विश्व का भूगोल हो, या जो है आधुनिक भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास, प्राचीन भारत का इतिहास, इसकी दोस्तों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की जो सीरीज है वो भी पूरी है। सबकी अलग अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो यदि चाहें तो आप चैनल पे जाकर प्लेलिस्ट के माध्यम से देख सकते हैं। साथ ही साथ अगर बात करें जो है जीव विज्ञान, तो जीव विज्ञान के 1500 प्रश्नों की एक प्लेलिस्ट जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की प्लेलिस्ट बनी हुई है। और चाहो तो आप जीव विज्ञान के 1500 प्रश्नों को देख सकते हैं। साथ ही साथ फिजिक्स भी चल रहा है, तो फिजिक्स के भी लगभग में 300-350 क्वेश्चन पूरे हो चुके हैं और आगे भी उसके क्वेश्चन आने हैं। तो आप चाहें तो ये भी देख सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। ये भी एक चीज़ और है, ये वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक जरूर करिएगा और अपने मित्रों के साथ शेयर करिएगा। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।